किसी खास जगह पर पहुंचने के लिए अमूमन दो रास्ते होते हैं, एक आम लोगों के लिए और दूसरा खासम खास लोगों के लिए। आम लोगों का रास्ता कैसा होता है ये आप हम जैसे आम लोगों से बेहतर कौन जानता है। ज्यादा पहेली ना बुझाते हुए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। मैं बात कर रहा हूं लेटरल एंट्री के बारे में। दोस्तों, यूपीएससी निकाल कर आईएएस बनने के फ्लो चार्ट में नॉर्मली ये होता है कि आप सिविल सेवा परीक्षा के लिए जी जान देकर एक कर देते हैं, फिर यूपीएससी के एग्जाम प्रोसेस से जूझते हैं। यदि आपकी मेहनत और किस्मत अनुकूल रही और आप टॉप 200 में आ गए, तब जाकर आप आईएएस बन पाते हैं और फिर 10-15 साल बाद आप कहीं जाकर ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी बन जाते हैं। तो ये हो गया आम लोगों का रास्ता। अब खास रास्ते की बात करते हैं, जहां इतनी जद्दोजहद नहीं करनी होती बल्कि डायरेक्ट वो पद मिल जाता है। आपकी आंखें चमक गई ना? ठहरिए, इसमें भी एक पेंच है, एक एक करके समझते हैं। दरअसल इस देश में ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी बनने का एक और भी तरीका है। यूपीएससी का बीते 17 अगस्त का नोटिफिकेशन देखिए। यह है यूपीएससी लेटरल एंट्री नोटिफिकेशन। इसमें 45 पोस्ट आई थी जिसमें रिक्रूटमेंट किए जाने थे। इन पोस्ट को ऑर्डिनरी पोस्ट मत समझिए। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जैसे बड़े मंत्रालयों में ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर या फिर डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट हैं। लेकिन ये पोस्ट सबके लिए नहीं थी। आप ये लिस्ट देखिए, किसी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन पीजी, 15 साल का एक्सपीरियंस और 40 से 55 साल की एज होनी चाहिए। तो किसी पोस्ट के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस और एज 35 से 45 होनी चाहिए। अगर आप क्वालिफिकेशन पूरा करते हैं तो यूपीएससी आपको सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी बना सकती है। रिक्रूट करने का ये तरीका कहलाता है लेटरल एंट्री। लेकिन इस बार सरकार ने 17 अगस्त के नोटिफिकेशन को वापस ले लिया है। अब सवाल ये है कि क्यों वापस लिया? क्या फ्यूचर में कभी लेटरल एंट्री नहीं होगी? लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट भारत में कब आया? इसका इतिहास क्या है? लेटरल एंट्री पर लंबे समय से रिजर्वेशन की बात क्यों चल रही है? क्या गठबंधन के कारण मोदी सरकार को झुकना पड़ा? इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। एपिसोड लास्ट तक देखना मत भूलिएगा, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आप देख रहे हैं फोर्थ डायमेंशन। मेरा नाम है अमृत। आप हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी तो करते हैं, मगर क्या प्रीलिम्स एग्जाम के मुश्किल सवालों से घबराते हैं? इसका मतलब है कि आप स्टडी IQ IAS हिंदी के प्रतिज्ञा प्लस बैच के बारे में नहीं जानते। देखिए, 31 अगस्त से शुरू हो रहे इस बैच में आपको 2025 के प्रीलिम्स को टारगेट करने वाले 37 साप्ताहिक टेस्ट तो मिल ही रहे हैं। साथ ही सबसे बड़ी खुशी के तौर पर मिल रही है हर टेस्ट के फर्स्ट रैंकर को 11,000 रुपए की पुरस्कार राशि। टेस्ट शुरू हो रहा है इसी 8 सितंबर से हर रविवार, जो चलेगा 18 मई 2025 तक। रिजल्ट का ऐलान टेस्ट के ही दिन शाम तक कर दिया जाएगा। तो अगर आप इन सुविधाओं को हासिल करना चाहते हैं तो अभी अमृत लाइव कोड यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए। हाँ, एक बात और, इस समय स्टडी IQ पर चल रही है ग्रेट लर्निंग डेज सेल, जिसका लाभ उठाते हुए आप इस कोर्स को मात्र 23,999 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिए, ये छूट मात्र 31 अगस्त तक की है। अब आपको कोई कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मेल कर दीजिए। लेटरल एंट्री के पूरे झमेले को समझने से पहले चलिए इसके इतिहास पर नजर मारते हैं। देखिए, आजादी के पहले देश में आईएएस और आईपीएस नहीं चलता था, बल्कि आईसीएस और आईपी चलता था, यानी भारतीय सिविल सेवा और भारतीय पुलिस। फिर भारतीय नेताओं ने आईसीएस को बदला आईएएस से और भारतीय पुलिस की जगह आई भारतीय पुलिस सेवा। अब नया देश आजाद हुआ तो पॉलिसी कौन बनाएगा और उन्हें जमीन पर इंप्लीमेंट कौन करेगा? यही आईएएस ऑफिसर्स। केंद्र सरकार के अलावा विभिन्न राज्य सरकारों को भी पॉलिसी बनाने और इंप्लीमेंट करने के लिए अच्छे ऑफिसर्स की सख्त जरूरत थी। लेकिन ये दौर ऐसा था कि बहुत अधिक संख्या में योग्य ऑफिसर्स उपलब्ध ही नहीं थे। इसका कारण ये भी था कि आईसीएस का लास्ट बैच 1943 में भर्ती किया गया था और आईएएस का पहला बैच 1948 में। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि 1950 के दशक के मध्य तक लगभग 7,000 एप्लीकेंट सिविल सेवा परीक्षा देते थे और लगभग 200 सेलेक्ट होते थे। ऑफिसर्स की कमी, खास तौर पर स्पेशलाइज्ड स्किल्स वाले ऑफिसर्स की कमी को दूर करने के लिए 2 बार स्पेशल रिक्रूटमेंट अभियान चलाए गए थे। पहली बार 1948-49 में, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे, और 1956 में, जब नेहरू जी की सरकार थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार जीबी पंत, जो 1956 की स्पेशल रिक्रूटमेंट के दौरान गृह मंत्री थे, उन्होंने 30 मई 1956 को लोकसभा को बताया, प्रतिभाशाली कार्डर समाप्त हो चुका है और यहाँ केंद्र में हमारे पास ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें आईएएस से उप सचिव आदि के पोस्ट पर नियुक्त किया जा सके।
आपको बता दें कि 1949 का स्पेशल रिक्रूटमेंट एप्लीकेंट्स के रिकॉर्ड्स की स्क्रूटनी और एक इंटरव्यू के जरिए हुआ था। वहीं 1956 का रिक्रूटमेंट रिटन एग्जाम और इंटरव्यू से हुआ। ये स्पेशल रिक्रूटमेंट सिर्फ आईएएस के लिए नहीं था, बल्कि आईपीएस और कई केंद्रीय सेवाओं के लिए भी था। स्पेशल रिक्रूटमेंट का मकसद बहुत साफ था, भारत में और विदेशों में रहने वाले भारतीयों में से बेस्ट ब्रेन्स को चुनना, ताकि उन्हें नए आजाद मुल्क की सेवा में लगाया जा सके। 1948-49 के स्पेशल रिक्रूटमेंट के पहले दौर में 82 अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। हालांकि उस समय इस रिक्रूटमेंट को लैटरल एंट्री नहीं कहते थे, इसे ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट्स कहा जाता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार के इस कदम पर कोई विवाद नहीं हुआ। 1956 के स्पेशल रिक्रूटमेंट के लिए सरकार ने एक शर्त रखी थी कि वही एप्लीकेंट अप्लाई कर पाएगा जिसकी मिनिमम इनकम 300 रुपए हो। इस पर हंगामा मच गया। उस समय एक नेता हुए ए.के. गोपालन ने 30 मई को 1956 में लोकसभा में कहा, यह आईसीएस की पुरानी परंपरा को फिर से शुरू करने का एक तरीका है। ए.के. गोपालन ने बताया कि आईसीएस में भर्ती केवल एरिस्टोक्रेसी और फ्यूडल फैमिलीज से होती थी। आम नागरिक आईसीएस के लिए पात्र नहीं थे। अब सरकार मिनिमम इनकम का नियम ला रही है, इससे बेरोजगार और योग्य व्यक्ति तो रिक्रूटमेंट में भाग ही नहीं ले पाएंगे। ए.के. गोपालन ने सरकार पर आरोप लगाया कि इस मिनिमम इनकम की शर्त से देश की सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक सेवा में केवल देश के अमीर और प्रभावशाली लोगों के बेटे बेटियों को ही भर्ती मिलेगी। खैर, ये सब उस समय चल रहा था। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेटाज पर नजर डालते हैं। 1956 में रिक्रूटमेंट्स के लिए 22,161 से ज्यादा एप्लीकेशन आए थे, जिनमें 1138 एससी से और 185 एसटी से थे। विदेशों में रहने वाले भारतीयों को परीक्षा में शामिल होने का मौका देने के लिए भारत के बाहर 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा 28 दिसंबर 1956 को ली गई। सबसे खास बात इन रिक्रूटमेंट्स की ये थी कि इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्वेशन था। एससी कोटा 12.5% और एसटी कोटा 5% था। प्रोसेस पूरा होने के बाद कुल मिलाकर 1956 के ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट से टोटल 7 एससी के उम्मीदवार और 3 एसटी के उम्मीदवार चुने गए, जबकि 1949 के ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट से टोटल 82 आईएएस अधिकारियों में से 12 एससी कैटेगरी के थे और 1 एसटी का। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी में रिजर्वेशन की बात क्यों आ गई। इस कहानी में रिजर्वेशन की बात बतानी जरूरी थी क्योंकि इसी मुद्दे का रिलेशन हाल ही के लेटरल एंट्री के नोटिफिकेशन वापस लेने से है। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह की यह चिट्ठी देखिए। यह चिट्ठी यूपीएससी चेयरमैन प्रीति सूदान को लिखी गई है। चिट्ठी में जितेंद्र सिंह ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रिजर्वेशन सोशल जस्टिस की आधारशिला है। सोशल जस्टिस सबको मिले, इसलिए लेटरल एंट्री के प्रोसेस को रिव्यू करने और इसमें सुधार लाने की जरूरत है। इसलिए जितेंद्र सिंह ने नोटिफिकेशन रद्द करने को कहा। यह तो हो गई सिक्के के एक पहलू की बात। अब सवाल करने वाले ये पूछ रहे हैं कि जब लेटरल एंट्री की शुरुआत 2018 में हुई तो मोदी सरकार को लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन और सोशल जस्टिस की याद 2024 में क्यों आ रही है। यहां एक बात गौर करिएगा कि फिलहाल लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन नहीं होता और यह भी नहीं कि यह मुद्दा विपक्ष द्वारा अभी उठाया गया। यह मुद्दा 2019 से ही उठाया जा रहा है। लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन क्यों नहीं होता, इसका रीजन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 5 जुलाई 2019 को राज्यसभा में बताया था। उन्होंने कहा था, सिंगल कार्डर एंट्री होने से इसमें रिजर्वेशन नहीं है। अब रिजर्वेशन का गणित क्या होता है ये समझते हैं। देखिए, अगर किसी विभाग में 3 पोस्ट की वैकेंसी हो तो रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। इससे अधिक वैकेंसी होती है तो रिजर्वेशन के लिए 13 पॉइंट रोस्टर फॉर्मूला यूज किया जाता है। नहीं समझ आया? सब्र करिए, आएगा। इसे डिटेल में समझते हैं। देखिए, किसी भी रिजर्व्ड ग्रुप के लिए रोस्टर में क्या पोजीशन होगी ये एक फॉर्मूले से तय होता है। इस फॉर्मूले में रिजर्व ग्रुप को मिले रिजर्वेशन कोटा से 100 को डिवाइड कर दिया जाता है। अब एग्जांपल से समझिए। पहले ओबीसी कोटा को ले लेते हैं। इस ग्रुप को 27% रिजर्वेशन मिलता है। अब इस 27% से 100 को डिवाइड करिए, मिलेगा 3.7। राउंड फिगर में 4, यानी अब 13 पॉइंट रोस्टर के हिसाब से हर चौथी वैकेंसी ओबीसी के लिए रिजर्व होगी। इसी तरह एससी के लिए 100/15 यानी 6.66, यानी हर 7वीं वैकेंसी, और एसटी के लिए 100/7.5 मतलब 13.33 यानी हर 14वीं वैकेंसी रिजर्व होगी। इस रिजर्वेशन का एक साइकिल 13.33 यानी 14 पोस्ट पर पूरा होता है। यानी अगर किसी एक भी ओबीसी कैंडिडेट को रिजर्वेशन देना है तो एटलीस्ट 4 वैकेंसी होनी चाहिए ताकि 4th वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी को मिल जाए। और अगर मिनिमम एक ओबीसी कैंडिडेट और एससी कैंडिडेट को रिजर्वेशन देना है तो एटलीस्ट 7 वैकेंसी होनी चाहिए।
और अगर ओबीसी, एसटी, एससी सभी को रिजर्वेशन देना है तो एटलीस्ट 14 वैकेंसीज होनी चाहिए। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं लेटरल एंट्री के मामले पर। देखिए, लेटरल एंट्री में जब भी भर्ती हुई है तब सरकार ने एक विभाग में एक ही पोस्ट निकाली थी। लेटरल एंट्री के पहले बैच में अगस्त 2019 में 9 अलग अलग विभागों में भर्ती हुई। इसमें चुनी गई काकोली घोष ने नियुक्ति से पहले इस्तीफा दे दिया। दिसंबर 2020 में अरुण गोयल ने संयुक्त सचिव वाणिज्य, सितंबर 2022 में अंबर दुबे ने संयुक्त सचिव सिविल एविएशन और अप्रैल 2023 में सौरभ मिश्रा ने संयुक्त सचिव पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद लेटरल एंट्री से ही 2021 में 31 और 2023 में 12 वैकेंसी को भरा गया। इस बार भी 45 ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डेप्यूटी सेक्रेटरी की भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था और ये सारी पोस्ट 45 विभागों के लिए थी, यानी हर एक विभाग के लिए एक पोस्ट। अगर ये सारी पोस्ट एक ही विभाग में होती तो कुल 25 पोस्ट रिजर्व होती, लेकिन हर एक विभाग के लिए एक पोस्ट होने के कारण इसमें रिजर्वेशन नहीं है। आलोचक कहते हैं कि सिंगल कार्डर एंट्री एक तरीका बन गया है जिससे एससी, एसटी, ओबीसी या कमजोर वर्ग को लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन न देना पड़े। देखिए, इस बार जब लेटरल एंट्री का नोटिफिकेशन आया तो कांग्रेस, बीएसपी, सपा, राजद सहित कई ऑपोजिशन पार्टियों ने वर्तमान सरकार पर आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाया। इनफैक्ट केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी सवाल उठाए। हालांकि सरकार का कहना है कि 2014 से पहले कई सारे रिक्रूटमेंट एडहॉक बेसिस पर हुए थे जिसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, जबकि हमारी सरकार इसे ट्रांसपेरेंट बनाना चाहती है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बीजेपी पर आरक्षण और संविधान विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, पीएम आरक्षण पर गरीबों के साथ हैं। लेटरल एंट्री कांग्रेस के समय शुरू हुई थी और मनमोहन सिंह भी इसी से आए थे। खैर, ये पॉलिटिक्स की बातें यूं ही चलती रहेंगी। हमारे लिए सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा? क्या लेटरल एंट्री खत्म होगी या इसे रिजर्वेशन के साथ फिर से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा? एक न्यूज एजेंसी का कहना है कि अब सरकार की ओर से जल्द ही लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन के साथ भर्तियां निकालने की संभावना बेहद कम है। अगर ऐसा है तो सरकार का डैमेज कंट्रोल का अगला कदम क्या हो सकता है? आप हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी तो करते हैं, मगर क्या प्रीलिम्स एग्जाम के मुश्किल सवालों से घबराते हैं? इसका मतलब है कि आप स्टडी IQ IAS हिंदी के प्रतिज्ञा प्लस बैच के बारे में नहीं जानते। देखिए, 31 अगस्त से शुरू हो रहे इस बैच में आपको 2025 के प्रीलिम्स को टारगेट करने वाले 37 साप्ताहिक टेस्ट तो मिल ही रहे हैं। साथ ही सबसे बड़ी खुशी के तौर पर मिल रही है हर टेस्ट के फर्स्ट रैंकर को 11,000 रुपए की पुरस्कार राशि। टेस्ट शुरू हो रहा है इसी 8 सितंबर से हर रविवार, जो चलेगा 18 मई 2025 तक। रिजल्ट का ऐलान टेस्ट के ही दिन शाम तक कर दिया जाएगा। तो अगर आप इन सुविधाओं को हासिल करना चाहते हैं तो अभी अमृत लाइव कोड यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए। हाँ, एक बात और, इस समय स्टडी IQ पर चल रही है ग्रेट लर्निंग डेज सेल, जिसका लाभ उठाते हुए आप इस कोर्स को मात्र 23,999 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिए, ये छूट मात्र 31 अगस्त तक ही है। अब आपको कोई कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मेल कर दीजिए। इस साल के आम चुनावों में बीजेपी पर संविधान और आरक्षण खत्म करने के आरोप लगे, जिसका भाजपा को नुकसान भी उठाना पड़ा। फिर गठबंधन की सरकार बनी और अब सरकार के मिजाज में थोड़ी सी नरमी देखी जा रही है। हालांकि ये साल मोदी सरकार का यू टर्न ईयर बनते जा रहा है। पहले ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल को दोबारा चर्चा के लिए वापस लिया गया, फिर बजट में घोषित रियल एस्टेट पर इंडेक्सेशन के प्रावधान में बदलाव किया गया और अब लेटरल एंट्री पर यू टर्न। जब जब ऐसी सिचुएशन आती है तब तब सरकार थोड़ा बैकफुट पर खेलती है और थोड़ी सी लिबरल बन जाती है। इसी सिलसिले में डैमेज कंट्रोल की बात करें तो एक न्यूज एजेंसी ने बताया है कि लेटरल एंट्री पर यू टर्न लेने के बाद केंद्र सरकार अब पहले से ज्यादा IAS अफसरों की भर्ती कर सकती है। न्यूज एजेंसी के अनुसार सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जिसने हाल ही में एक रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में माना गया है कि देश में IAS ऑफिसर्स की कमी हो रही है और इससे निपटने के लिए भर्ती की संख्या को बढ़ाने की सिफारिश की गई है। आप अगर यूपीएससी एस्पिरेंट है तो शायद ये बात आपको अच्छी तरह से पता होगी कि यूपीएससी के द्वारा हर साल 180 के आसपास IAS ऑफिसर्स की भर्ती होती है। हालांकि IAS अफसरों की ये भर्ती की संख्या 2012 से लगभग स्थिर है। अब खुद सोचिए कि IAS ऑफिसर्स की ज्यादा संख्या होने पर सभी का टॉप तक पहुंचना नामुमकिन होगा। इससे क्या होगा? इससे ऑफिसर्स में उत्साह कम होगा। ये सोच पैदा होगी कि जब टॉप पर पहुंच ही नहीं सकते तो खामख्वाह की मेहनत क्यों करें। इसका सीधा असर सरकार के कामकाज पर पड़ेगा। बात में दम तो है, लेकिन अब सरकार IAS ऑफिसर्स की वैकेंसी बढ़ाने का सोच रही है।
अब क्या सोचकर ऐसा किया जा रहा है, चलिए ये समझते हैं। एक रीजन है कि अलग अलग राज्यों में कई नए जिले बन रहे हैं। नए जिले बनने से कलेक्टरों की जरूरत है। दूसरा, पॉलिसी मेकिंग के लिए भी आईएएस ऑफिसर्स की जरूरत होती है, और ये जरूरत दोनों लेवल पर होती है, सेंटर में भी और स्टेट में भी। केंद्र सरकार राज्यों से बेहतर नीति निर्माण के लिए आईएएस ऑफिसर्स को भेजने की मांग करती है, वहीं राज्य सरकारें कहती हैं कि कहां से भेजें, हमारे यहाँ खुद आईएएस ऑफिसर्स की कमी है। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि राज्य सरकारें अपने काडर के आईएएस ऑफिसर्स को सेंटर में डेपुटेशन पर नहीं भेजना चाहती। देखिए, डेपुटेशन दो ही स्थिति में होती है। पहला, ऑफिसर जाना चाहे, और दूसरा, राज्य सरकार ऑफिसर को रिलीव करना चाहे। अब देखा यह गया है कि आईएएस ऑफिसर्स की कमी का हवाला देकर राज्य सरकारें डेपुटेशन पर अपने ऑफिसर्स को रिलीव ही नहीं कर रही हैं। इस लिस्ट को देखिए, इसमें स्टेट्स में डेपुटेशन पर आईएएस ऑफिसर्स के नंबर बताए गए हैं। हालांकि नियम यह कहता है कि 40% आईएएस अफसरों को सेंट्रल डेपुटेशन रिजर्व में होना चाहिए, सीडीआर में होना चाहिए, लेकिन 2014 में केवल 14% आईएएस ऑफिसर डेपुटेशन पर थे, जो कि 2021 में घटकर मात्र 6% रह गए। समस्या तो बड़ी है, लेकिन डेपुटेशन पर अपने अफसरों को रिलीव नहीं करने वाले प्रॉब्लम का भी तोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाला था। दरअसल गवर्नमेंट ने सर्विस रूल्स में 2 साल पहले ही संशोधन किया, और इसके अनुसार केंद्र सरकार किसी भी ऑफिसर को एक फिक्स टाइम के लिए डेपुटेशन पर अपने पास बुला सकती है, चाहे राज्य सरकार की ओर से सहमति मिले या नहीं। लेकिन इसमें एक पेंच ये फंस रहा है कि इस संशोधन को लागू करने के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनसे ये लगता है कि सरकार जल्द ही लेटरल एंट्री पर अब फोकस हटाकर आईएएस की वैकेंसी बढ़ाने पर फोकस कर सकती है। तो ये था लेटरल एंट्री का पूरा मामला। आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं जल्द ही किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।